दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एफआईआर दर्ज कराई जाती है। आप तहरीर कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। कोई भी क्रिमिनल का मैटर होता है तो जो आप तहरीर दिए होते हैं वही तहरीर जो है लोअर कोर्ट से लेके सेशन कोर्ट, अगर ट्रायल सेशन कोर्ट में हो रहा है तो सेशन में, लोअर में हो रहा है लोअर में। इसके बाद ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, जब इन्वेस्टिगेशन होता है तो उस समय भी तहरीर ही देखी जाती है। इसके बाद यहाँ तक कि अपील तक मैटर जाता है, चाहे हाई कोर्ट जाए चाहे सुप्रीम कोर्ट जाए, वहाँ तक आपकी तहरीर सबसे पहले देखी जाती है कि तहरीर में आपने शिकायत क्या किया है। जो आप शिकायत करते हैं वही शिकायत आपकी दर्ज की जाती है, उसी हिसाब से धारा लगाई जाती है, उसी हिसाब से उसका इन्वेस्टिगेशन होता है। उन्हीं शिकायतों पे जो गवाही भी आएगी, सारा सब कुछ का जो मूल है वो तहरीर ही होता है। सर्वप्रथम आपको बताते हैं कि तहरीर कैसे लिखी जाती है। तहरीर लिखने का तरीका ये है कि आप एक सादा पन्ना लीजिए, उसके ऊपर जो भी संबंधित थानाध्यक्ष, घटना से संबंधित जो भी आपका क्षेत्र लगता हो, जो भी थाना लगता हो, थानाध्यक्ष का पद लिखिए। सेवा में थानाध्यक्ष महोदय। अगर कोतवाली लगती है तो सेवा में श्रीमान कोतवाल लिख दीजिए या थाना प्रभारी लिखिए। फिर उसके नीचे आप थाने का नाम लिखिए, फिर जनपद लिखिए, इसके नीचे आप विषय लिखिए। विषय में लिखिए प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना करने हेतु। उसके नीचे फिर लिखिए महोदय। फिर आप अपने बारे में डिटेल दीजिए कि मैं फला पुत्र फला जगह का निवासी हूँ। और इसके बाद आप जो घटना हुई है उस घटना के बारे में आप लिखिए। अगर घटना चोरी की है तो चोरी के बारे में लिखिए कि हाँ साहब हमारे यहाँ चोरी हो गई। अगर लूट है, मारपीट है, डकैती है, मर्डर हो गया है या किसी का अपहरण हो गया है तो आप उस घटना का वर्णन करिए। घटना के वर्णन में आप याद रखिए कि किस तारीख को घटना हुई है, कितने बजे घटना हुई है, इसका भी आप उसमें जिक्र करिए। उस घटना के अंदर जो भी व्यक्ति पीड़ित पक्षकार है, जो भी पीड़ित व्यक्ति है जिसको मारा पीटा गया है या जिसका अपहरण हुआ है, जिसका मर्डर हुआ है, उसका नाम आप डालेंगे। नाम, पिताजी का नाम, पता वो भी आप डालिए। जिस व्यक्ति ने ये अपराध कारित किया है, एक व्यक्ति हो सकता है या एक से अन्य ज़्यादा लोग हो सकते हैं, तो ऐसी दशा में जितने अपराधी हैं, जिन लोगों ने अपराध किया है, उन सब का भी नाम आप उसमें डालेंगे कि लोग फला फला लोग थे इसमें। अगर उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो अज्ञात में आए हुए हैं तो उनको आप लिखेंगे कि 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, जितने लोग अज्ञात हैं जिनको आप नहीं पहचान सकते हैं, आप उसमें लिखें कि 4 लोग ऐसे हैं जो अज्ञात थे, जो इसके फ्रेंड हो सकते हैं और हम उनके बारे में नहीं जानते लेकिन हम देख के पहचान सकते हैं। अगर आप पहचान सकते हैं तो भी लिखिए कि हाँ साहब उसको देख के पहचान सकते हैं। उनका हुलिया अगर आपको कुछ पता है तो उनके हुलिया के बारे में भी आप लिख दीजिए। अगर उनको आपने कभी उस अपराधी के साथ पूर्व में कभी देखा है तो आप उसका वर्णन कर दीजिए। इसके बाद आप घटना स्थल के बारे में लिखिए कि घटना कहाँ हुई है। अगर आपके घर की हुई है, आपके घर पे हुई है तो घर के बारे में लिखिए। अगर मोहल्ले में किसी जगह पे हुई है तो उसके बारे में लिखिए। अगर घटना जो है गांव के बाहर हुई है तो आप गांव के बाहर के लिए लिखिए, वो प्लेस का नाम लिखिए जहाँ पे घटना हुई है। इसके बाद अगर आपको लगता है कि ये घटना किन कारणों से हुई है, अगर इसकी सही आपको जानकारी है तो घटना का कारण भी आप उसमें लिखिए। कभी कभार अमूमन ज़्यादातर लोग तो यही बताते हैं कि दुश्मनी में उन्होंने ऐसा कर दिया। अगर दुश्मनी है तो दुश्मनी लिखिए। अगर किसी विशेष परिस्थितियों के कारण, जैसे आप अपना घर बनवा रहे थे, अचानक ये लोग आए मारपीट शुरू कर दिए, मतलब कुछ न कुछ कारण ज़रूर होता है। अमूमन जो झगड़े से संबंधित अपराध होते हैं उसमें कारण ज़रूर होता है, तो कारण का भी आप जिक्र उसमें कर सकते हैं। इसके बाद अगर कोई मौके का चश्मदीद गवाह है जिसके सामने वो घटना हुई है या आप स्वयं साक्षी हैं तो आप उसको उसमें डाल सकते हैं कि साहब जो झगड़ा हुआ है मेरे सामने हुआ है, या फला फला लोग उस समय मौके पे और लोग थे जिन लोगों ने जो है इस पूरी घटना को देखा है, उसका भी आप उसमें वर्णन करिए। मतलब गवाहों के नाम भी आप डाल दीजिए, ज़्यादा बेहतर होता है। क्योंकि जो चीज़ तहरीर में छूट जाती है तो उसका जो
मुलजिम पक्ष का वकील होता है उसका वो फ़ायदा उठाता है। कोर्ट में जब भी बेल के लिए जाएगा या अरेस्टे के लिए जाएगा तो बताएगा साहब अगर घटना के समय कोई गवाह होते, उन गवाहों का नाम ज़रूर तहरीर में आया होता, लेकिन तहरीर में ऐसा कुछ नहीं आया। तो इन सब का फ़ायदा वो बेल में पाता है या अरेस्टे में पाता है। तो इस सब चीज़ों का आप ध्यान दीजिए। जैसे आपने घटना की डेट नहीं लिखी है तो वो भी थोड़ा सा डाउटफुल कर देता है कि यार कोई तहरीर दे रहा है तो आखिर उसमें घटना की डेट क्यों नहीं डाला, टाइम नहीं डाला या समय नहीं डाला है आपने कि कितने बजे की घटना है। आपने बता दिया कि परसों की घटना है, तो परसों की घटना मतलब 24 आवर्स में कौन सी कितने बजे की घटना है। अगर आप ये नहीं बताए हैं आप तहरीर में तो इसका मतलब ये है कि आपने सुनी सुनाई बातों को लिखा है, आपको कोई घटना के बारे में डिटेल से इसका मतलब नहीं पता है, किसी ने आपको बताया है उसी को आपने लिख दिया है। इसलिए इन सब चीज़ों को मतलब आपको घटना का स्थान, घटना का कारण, और अगर कोई गवाह है तो गवाह का नाम, मुलजिमों का स्पष्ट रूप से नाम होना चाहिए, जो चोटहिल है जिसको चोट लगी है उसका वर्णन होना चाहिए, या जिसके प्रति अपराध किया गया है उसका वर्णन होना चाहिए। और यदि आपको लगता है कि आप उस समय मौके पे मौजूद थे, आप गवाह भी हैं घटना के, तो चोट वगैरह अगर उसको कोई इंजरी वगैरह हुई है तो आप उसके बारे में आप ज़रूर लिखिए कि उन लोगों ने जब उसके साथ मारा पीटा या कुछ भी किया या जान से मारा है तो आप उन चोटों का भी वर्णन कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ उसके शरीर में चोटें आई हुई हैं। पैर पे है, हाथ पे है, और सर पे है, सीने पे है, जो भी चोट जहाँ पे लगी हुई है तो उस चोट का भी आप जिक्र कर दीजिए कि साहब उन लोगों के मारने पीटने से इस तरह से सीने में चोट आई है, पैर में चोट आई है, सर में चोट आई है। आप उनका भी विवरण उस तहरीर में आप दीजिए। किन वस्तुओं का उन्होंने अपराध करने में किन किन वस्तुओं का इस्तेमाल किया है आप उसका भी जिक्र कर दीजिए अगर आपको पता है। जैसे गोली मारा है तो हो सकता है कि वो रिवॉल्वर से मारा हो या तमंचे से मारा हो, तो आप उसका भी जिक्र कर दीजिए कि हाँ तमंचे से गोली मारा है। और जिस भी अगर तमंचा आप जानते हैं कि ये रिवॉल्वर है, ये वो है, तो ठीक है, नहीं तो आप इतना लिख सकते हैं कि शायद तमंचे से फायर किया है। बाकी वो इन्वेस्टिगेशन में खुद आ जाएगा कि रिवॉल्वर था कि कट्टा था कि राइफल था, वो अपने आप वो सब जांच का विषय हो जाएगा, लेकिन आप इसका जिक्र ज़रूर कर दीजिए। अगर लाठी से मारा है तो जाहिर सी बात है कि कल उसका जब मेडिकल होगा तो ये भी पता चल जाएगा कि लाठी की चोट है कि लोहे की राड की चोट है। मतलब जो भी आयुध इस्तेमाल उन्होंने किया है उस घटना को कारित करने में, उसका भी आप वर्णन उसमें करिए। और ये सब वर्णन करते हुए आप उसमें विनती करिए कि साहब इसमें जो है प्राथमिकी दर्ज करके विवेचना किया जाए। और नीचे अपना नाम, पिताजी का नाम और पूरा पता, नीचे अपना मोबाइल नंबर, इतना सब अंकित करके आप संबंधित थाने में जहाँ की घटना है उस घटना का जो क्षेत्राधिकार लगता है, जो भी थाना लगता है, उस थाने के थानाध्यक्ष को जाके दीजिए। अगर वो नहीं दर्ज करते हैं, ऐसे तो घटना अगर सही होती है तो मेरा अपना जो मतलब 17 साल का ये तजुर्बा रहा है वकालत का, मैंने देखा है कि अगर घटना वाकई सही है तो अमूमन FIR ज़रूर दर्ज कर ली जाती है। अगर कोई फर्जी घटना को बना करके और फर्जी तथ्यों पे दर्ज कराना चाहता है तभी पुलिस अधिकारी जो है उसे टाल मटोल करता है, क्योंकि वो जानता है कि फर्जी घटनाएं हैं, बेवजह की इसमें जो है हमको कागज़ तैयार करने पड़ेंगे, बेवजह की गवाही झूठी फर्जी सब काम करना पड़ेगा। इसलिए मेरा भी मानना है कि पुलिस विभाग उन सब चीज़ों से अपने को दूर करना चाहता है। अगर घटना वाकई है तो हमें पूरा विश्वास है कि वो ज़रूर दर्ज कर लेते हैं। और मैंने देखा है कि मैं जिन जो घटनाएं मुझे लगी कि नहीं वाकई घटना सही है तो वो दर्ज भी हुई हैं। अगर FIR जो है नहीं दर्ज होती है तब आप जो है पुलिस अधीक्षक से आप जाके मिल सकते हैं और वो उसमें FIR दर्ज करने के आदेश कर सकते हैं। अगर आप महानगर में रहते हैं तो वहाँ पे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बैठते हैं, SSP बैठते हैं, आप उनसे मिल करके आदेश पारित करवा सकते हैं। यदि वहाँ से FIR नहीं दर्ज होती है तो उस दशा में आप एक लेटर आप SSP महोदय को आप डाक से
मतलब रजिस्टर्ड डाक से आपको भेजना है। उसमें आप यही विनती करेंगे, साहब प्राथमिकी दर्ज करने संबंधित थाना अध्यक्ष थाना फला जनपद फला को प्राथमिकी दर्ज कर योजना करने का आदेश पारित करने की कृपा करें। बकिया जो आपने थाने पे तहरीर में आपने जो वर्णन कर रखा था सारी चीज़ें वही रहेंगी, केवल आपका ऊपर का हेडिंग चेंज हो जाएगा जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नाम से होगा और नीचे आपका जो है अपना डिटेल होगा। उनको आप डाक से भेज सकते हैं, डाक से भेजेंगे। अगर 2-3 दिन के अंदर कार्यवाही नहीं हो जाती है तब आप जो है संबंधित जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता में आप तहरीर दे करके उसमें प्राथमिकी दर्ज कर योजना करने का आदेश संबंधित कोर्ट से प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से आपकी प्राथमिकी उस मामले में दर्ज हो जाएगी। हाँ, कुछ मामले ऐसे होते हैं कि जो आसंज्ञेय होते हैं उसमें अमूमन FIR नहीं दर्ज करते हैं और वो चूँकि वो असंज्ञेय हैं, संज्ञेय मामलों में ही सिर्फ FIR दर्ज होती है। संज्ञेय मामले वो होते हैं जिनमें ज़्यादा सज़ा का प्राविधान है, जैसे डकैती है, चोरी है, लूट है और ये सब जो है आपके संज्ञेय में ही आते हैं। असंज्ञेय में अमूमन वही धाराएं हैं जिसमें 1 साल, 2 साल, 3 साल की सज़ाएं हैं, लेकिन 2-3 साल की सज़ाओं में भी कुछ धाराएं ऐसी हैं जो संज्ञेय की प्रकृति में आती हैं। किसी की कोई धाराएं ऐसी हैं जिसमें 3 ही महीने की सज़ा है लेकिन वो भी संज्ञेय में आती है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी धाराएं हैं जो संज्ञेय अपराध के रूप में मानी जाती हैं और बहुत सारी धाराएं हैं जो असंज्ञेय मानी जाती हैं। अगर संज्ञेय अपराध कोई हो रहा है तभी प्राथमिकी दर्ज होती है, नहीं तो उसका NCR दर्ज कर लेते हैं। थाने में जैसे केवल मारा पीटा गाली गलौज किया है और उसमें कोई संज्ञेय अपराध नहीं दिख रहा है तो उसका NCR थाने में दर्ज करते हैं और वो भी मैं आपको बताऊंगा कि उसमें आगे की क्या प्रक्रियाएं होती हैं। फिलहाल आप FIR दर्ज कराने की प्रक्रिया में आपको मैं ये भी बता दूं कि अकॉर्डिंग टू CRPC का जो प्राविधान है उसके तहत जो है सिर्फ संबंधित थाना अध्यक्ष और उस जनपद का जो भी पुलिस अधीक्षक है, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक है, 2 अधिकारी प्लस जुडिशियल मजिस्ट्रेट, 3 ही अधिकारियों को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश देने का जो है पावर है और किसी भी अधिकारी को कोई भी आदेश देने का, इस तरह का आदेश देने का, प्राथमिकी दर्ज कर योजना करने का आदेश देने का कोई भी पावर नहीं है। बड़े अधिकारी जितने हैं, DGP हैं और होम सेक्रेटरी हैं या IG हैं या DIG हैं, ये बड़े अधिकारी मॉनिटरिंग कर सकते हैं और ये संबंधित अधिकारी को कोई भी अगर घटना हुई है तो उसमें जो है कार्यवाही करने का आदेश ये पारित कर सकते हैं। लेकिन CRPC के अंतर्गत जो हमारे यहाँ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, हमारे यहाँ दंड प्रक्रिया संहिता है, उसके तहत सिर्फ 3 अधिकारी, यही 3 सक्षम अधिकारी हैं जो कि इसमें प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश कर सकते हैं। धन्यवाद।